रात के उस स्याह अंधेरे में एक गुनाह हो रहा था, लेकिन उस गुनाह को करने वाले दो लोग जानबूझकर उसे अंजाम दे रहे थे। और वे दो लोग थे अक्षरा और दिलीप। अक्षरा ने दिलीप को कसकर अपनी बाहों में पकड़ा हुआ था और दिलीप अक्षरा की नशीली आंखों में डूबा हुआ था। अक्षरा, जी करता है तुम्हारी आंखों में इसी तरह ताउम्र देखता रहूं और डूब जाऊं इनमें हमेशा हमेशा के लिए। दिलीप, मैं भी चाहती हूँ कि तुम मुझे इसी तरह अपनी बाहों में जकड़े रहो और मैं सुध-बुध खोकर तुझ में समा जाऊं। उसके बाद वे दोनों एक दूसरे में समा गए, बिना ये सोचे, बिना ये समझे कि वे दोनों किसी को धोखा दे रहे हैं, किसी के विश्वास का खून कर रहे हैं। और वो जिसे धोखा दे रहे हैं वो कोई और नहीं, अक्षरा की अपनी सगी बहन और दिलीप की पत्नी सुप्रिया थी। दिलीप, दीदी को पता तो नहीं चल जाएगा? अक्षरा, प्यार किया तो डरना क्या? लेकिन शादीशुदा से प्यार करना तो गलत है ना दिलीप? ठीक है, फिर चली जाओ मुझे छोड़कर। यही तो नहीं कर सकती, अब मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। ये कहकर अक्षरा ने एक बार फिर से दिलीप को जोर से गले लगा लिया। दोनों की सांसें एक दूसरे से टकरा रही थीं और धोखे की बुनियाद पर एक नाजायज प्यार पल रहा था। अपने घर में चल रही इन सब बातों से अनजान सुप्रिया अपने कमरे के बिस्तर पर लेटी हुई थी और अपने पेट पर हाथ रखकर किसी से बातें कर रही थी। तुम जो भी हो, कुछ दिनों बाद मेरी गोद में होगे और मुझे माँ बनने का सौभाग्य मिलेगा तुम्हारे आने के बाद। सुप्रिया गर्भवती थी, उसके प्रसव का समय आ गया था। कुछ महीने पहले की बात है। दिलीप ऑफिस गया हुआ था। सुप्रिया घर में झाड़ू लगा रही थी, तभी उसके सिर में हल्का सा चक्कर आ गया। वो सोफे पर जाकर बैठ गई। मेरा सिर इतना क्यों चकरा रहा है? कुछ देर बाद उसके पेट में हल्का दर्द उठा और उसे उल्टी आने लगी। वो भागी भागी बेसिन के पास गई और उल्टी किया। उल्टी करने के बाद वो फिर से सोफे पर आकर बैठी, लेकिन उसकी तबीयत उसे ठीक नहीं लग रही थी। दिलीप को कॉल करूं क्या? नहीं, वो परेशान हो जाएंगे। सुप्रिया ने दिलीप को कॉल नहीं किया, लेकिन कुछ देर बाद फिर से उसका सिर चकराने लगा और उसे उल्टी आने लगी। वो फिर से भागी भागी उल्टी करने गई। रह रहकर मेरा सिर क्यों घूम रहा है और उल्टियां क्यों हो रही हैं? कहीं मुझे कुछ हो तो नहीं गया? वो ये सोच ही रही थी कि तभी उसके मोबाइल फोन की घंटी बजने लगी। जितनी देर में वो मोबाइल के पास पहुंचती, फोन कट चुका था। वो फोन उठाकर देखने लगी। ये तो दिलीप का कॉल है। मेरे उठाते उठाते कट गया। मैं कॉल बैक करती हूँ। हेलो सुप्रिया, ये तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं। सुप्रिया, सच सच बोलो, क्या हुआ है? दिलीप सुप्रिया को बहुत प्यार करता था, इसलिए उसकी आवाज से ही उसे समझ आ गया कि सुप्रिया को कोई दिक्कत है। कुछ नहीं दिलीप, वो पता नहीं सुबह से मेरा सिर बार बार क्यों चकरा रहा है और लगातार उल्टियां भी हो रही हैं। अरे, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? मैं करने वाली थी दिलीप, फिर मुझे लगा तुम ऑफिस में किसी काम में बिजी होगे। क्या सुप्रिया, तुम भी ना, तुमसे बड़ा भी कोई काम है? तुम थोड़ी देर वेट करो, मैं ऑफिस से निकल रहा हूँ। दिलीप उसी समय ऑफिस से निकल गया और आधे घंटे में घर पहुंच गया। उसके बाद वो सुप्रिया को लेकर डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने उसकी जांच पड़ताल की और दिलीप से कहा, मुबारक हो दिलीप, आप पिता बनने वाले हैं। डॉक्टर की बात सुनकर दिलीप खुशी से उछल पड़ा। आखिर शादी के पूरे 8 साल बाद सुप्रिया की गोद जो भरी थी, उसी रात की बात है। सुप्रिया, डॉक्टर ने कहा है कि अब तुम्हें एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है, क्योंकि अब तुम्हारे अंदर एक नन्ही सी जान पल रही है। तो करो ना एक्स्ट्रा केयर। मैं तो करूंगा ही सुप्रिया, लेकिन जब मैं ऑफिस में रहूंगा तो फिर तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? अरे क्यों टेंशन लेते हो, 8-9 घंटे रख लूंगी मैं अपना ध्यान। और इस बीच कोई इमरजेंसी आ गई तो? तब दिलीप ने सुप्रिया से कहा, सुप्रिया, क्यों ना तुम कुछ महीनों के लिए अपनी छोटी बहन अक्षरा को यहाँ बुला लो। वो रहेगी तो तुम्हारी केयर भी होगी और तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। 2 दिन बाद अक्षरा सुप्रिया के पास आ गई। उसे देखकर सुप्रिया बहुत खुश हुई। पिछले कुछ दिनों से उसका चेहरा जो मुरझा सा गया था, वो एकाएक खिल गया। साली साहिबा, ये देखिए, आप आई तो हमारी बेगम का चेहरा कैसे सूरजमुखी के फूल की तरह खिल गया। ऐसा लगता है कि हमारे साथ ये खुश नहीं है। दिलीप, ये तुम कैसी बातें करने लगे? तुम्हारे साथ तो मैं इतनी खुश हूँ कि उसकी कोई सीमा नहीं है। अरे पगली, तुम तो इमोशनल हो गई। मैं तो मजाक कर रहा था। जीजा जी, मजाक का रिश्ता आपका मेरे साथ है। आपको जितना मजाक करना है मेरे साथ करिए। अभी कुछ दिन मेरी दीदी को बख्श दीजिए। अरे बिल्कुल, मजाक क्या, मैं वो हर काम करूंगा जो सुप्रिया के साथ करता हूँ। आखिर साली आधी घरवाली जो होती है। उसकी बात सुनकर सभी खिलखिलाकर हंस पड़े। अक्षरा ने सुप्रिया और घर की जिम्मेदारी अच्छी तरह से संभाल ली। दिलीप इस बात से बेहद खुश था। एक दिन की बात है, अक्षरा किचन में काम कर रही थी, तभी उसे एक छिपकली दिखी। डर के मारे वो चीख पड़ी, आ छिपकली! संयोग से उस समय दिलीप किचन में कोई बर्तन रखने गया हुआ था।
आनन फानन में अक्षरा ने दिलीप को कस के पकड़ लिया। जीजा जी, छिपकली छिपकली। अरे साली साहिबा, छिपकली तो है, कोई शेर नहीं। लेकिन अक्षरा ने दिलीप की बात का कोई जवाब नहीं दिया और उसे जोर से पकड़े रही। दिलीप को भी अब ये अच्छा लगने लगा था और शायद अक्षरा को भी। साली साहिबा, छिपकली चली गई, अब तो मुझे छोड़ दीजिए। दिलीप की बात सुनकर अक्षरा झेप गई, लेकिन उसी दिन उन दोनों के बीच प्रेम का एक बीज पनप गया। दोनों ज्यादा से ज्यादा समय एक दूसरे के साथ बिताना चाहते। दोनों घंटों बातें भी किया करते। सुप्रिया को ये सब बिल्कुल नॉर्मल लगता। सुप्रिया गहरी नींद में थी, लेकिन दिलीप और अक्षरा अपने अपने बिस्तर पर करवटें बदल रहे थे। थोड़ी देर बाद दिलीप उठा और अक्षरा के कमरे में चला गया। जीजा जी, आप इस समय मेरे कमरे में? नींद नहीं आ रही थी साली साहिबा। तो मैं क्या कोई नींद की गोली हूँ जो मेरे पास आ गए? नींद की गोली तो नहीं, लेकिन एक सुकून है तुम में। तेरे पास बैठना, बातें करना, शायद दुनिया में इससे प्यारा अब मुझे कुछ भी नहीं लगता है। अक्षरा, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगने लगा है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। दिलीप की बातों को सुनकर अक्षरा जरा सा भी नहीं चौंकी, क्योंकि वो खुद भी दिलीप यानी अपने जीजा जी के लिए वैसा ही महसूस करने लगी थी। जीजा जी, ये तो आप मेरे दिल की बात बोलने लगे हैं। मैं भी आपके लिए ऐसा ही महसूस करती हूँ। आई लव यू जीजा जी। जीजा जी नहीं, दिलीप बोलो। उस दिन उन दोनों ने सारी सीमाएं लांघ दी और फिर तो ये सिलसिला चल निकला। सुप्रिया बहुत ही भोली थी, उसे उन दोनों पर बिल्कुल भी शक नहीं होता था। लेकिन वो कहते हैं ना कि पाप का घड़ा एक दिन फूटता ही है। तभी सुप्रिया को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई और उसकी नींद खुल गई। उसने अपने बिस्तर के बगल में देखा तो दिलीप वहां नहीं था। दिलीप, दिलीप। लेकिन दिलीप तक सुप्रिया की आवाज नहीं पहुंची। वो बेचारी खुद से उठी और बाहर निकली। तभी उसे दूसरे कमरे से दिलीप और अक्षरा की धीमी धीमी हंसी की आवाज आई। वो धीरे धीरे कदमों से दूसरे कमरे की ओर बढ़ी और उसने अपनी बहन और अपने पति को पहली बार उस अवस्था में देख लिया जिसके बारे में वो सपने में भी नहीं सोच सकती थी। उसे देखकर सुप्रिया को गहरा सदमा लगा। दिलीप, अक्षरा, क्या है ये? क्या है? तुम दोनों क्या कर रहे हो? दीदी, वो सुप्रिया, जो तुम समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। सुप्रिया की आंखों से आंसू निकले ही जा रहे थे। ऊपर से प्रसव पीड़ा का दर्द भी असहनीय हो रहा था। सुप्रिया कराहते हुए गिर गई और बेहोश हो गई। अक्षरा और दिलीप उसे तुरंत अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर ने उसे एडमिट कर लिया और तुरंत ही ऑपरेशन की बात कही, लेकिन लाख कोशिश के बावजूद वो सुप्रिया के बच्चे को नहीं बचा सके। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? अचानक से ऐसा क्या हो गया कि बच्चा नहीं बचा? वही तो हमें समझ नहीं आ रहा है, लेकिन इतना पता है कि सुप्रिया को किसी बात का बहुत गहरा शॉक लगा है, जिसके कारण उसका ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया और जिसका असर बच्चे पर पड़ा। और हाँ, सुप्रिया अब तक शॉक में है और वो कुछ बोल नहीं रही है। हम उम्मीद करते हैं कि वो ठीक हो जाए, लेकिन उसमें लंबा समय लगेगा। दिलीप अब खुद को अपने बच्चे की मौत का कारण समझने लगा था। अक्षरा को भी बहुत पछतावा हो रहा था। ये सब मेरे कारण हुआ है। मेरी गलतियों की सजा मेरे बच्चे और मेरी बीवी को मिली। मैं गुनाहगार हूँ, गुनाहगार। हमने विश्वास का खून किया है, लेकिन इसकी सजा हमें मिलनी थी। मेरी दीदी और उनके बच्चे को क्यों मिली? क्यों? एक दिन अक्षरा बिना बोले ही अपने घर वापस लौट गई। सुप्रिया अभी भी कुछ नहीं बोलती है। वो बस चुपचाप हर चीज को घूरती रहती है। दिलीप उसकी बहुत सेवा करता है, लेकिन उसे भी नहीं पता कि सुप्रिया कभी ठीक हो पाएगी या नहीं। दिलीप एक बार सुप्रिया के गले लगकर रोना चाहता है, उससे अपने किए की माफी मांगना चाहता है, लेकिन पता नहीं वो वक्त कभी आएगा या नहीं।